नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यह लेक्चर बीएससी गृह विज्ञान भाग 2 की छात्राओं के लिए उनके सामान्य एवं उपचारात्मक पोषण प्रबंध पेपर के अंतर्गत तैयार किया गया है। साथ ही साथ ये बीए भाग 3 की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए उनके द्वितीय पेपर आहार एवं पोषण हेतु भी उपयोगी है। इस लेक्चर में हम शैशवावस्था में पोषण के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है, नवजात शिशु का आहार क्या होता है, ऊपर का दूध या फॉर्मूला फीडिंग क्या होती है, कैसे तैयार की जाती है, और वीनिंग अर्थात स्तनपान छुड़ाना किस तरह से किया जाता है, और स्तनपान छुड़ाने के बाद उसे किस तरह के पूरक आहार शिशु को दिए जाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शैशवावस्था। तो जन्म से लेके 1 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में शिशु का विकास और वृद्धि दोनों ही बहुत तेजी के साथ होता है। जन्म से 3 माह की अवस्था तक शिशु के वजन में 6 से 8 औंस की वृद्धि होती है। उसकी लंबाई में भी तेजी से वृद्धि होती है और 1 वर्ष की उम्र तक उसकी लंबाई जो होती है जन्म की लंबाई से 1.5 गुना हो जाती है। यदि हम उसके शरीर का अनुपात देखें तो उसके सिर का अनुपात जो होता है वह अन्य शरीर के अंगों की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके शरीर का आकार छोटा होता जाता है और हाथ पैर का आकार बढ़ने लगता है। इन बाह्य परिवर्तनों के अतिरिक्त उसकी मांसपेशियों का विकास, उसकी हड्डियों का विकास भी इस उम्र में तेजी से होता है। ये एक चार्ट के द्वारा बताया गया है कि शिशु के लंबाई में और उसके वजन में किस तरह से वृद्धि होती है, जिसमें के फर्स्ट कॉलम में ये बताया गया है कि किस अवस्था का शिशु है, दूसरे में उसके वजन की वृद्धि और तीसरे में लंबाई में वृद्धि। तो जन्म के समय शिशु का जो वजन होता है वह 6.5 से लेके 7 पाउंड के बीच होता है और उसकी जो लंबाई होती है 20 से 22 इंच के बीच होती है। 6 वर्ष की उम्र का जो शिशु होता है तो इस समय उसका वजन जन्म के भार से दुगना हो जाता है, अर्थात 13 से 14 पाउंड हो जाता है और लंबाई जो होती है वह 26 इंच तक हो जाती है। 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जो होता है उसका भार का तिगुना हो जाता है, अर्थात 19.5 से 21 पाउंड तक हो जाता है और उसकी लंबाई भी बढ़ करके 30 से 31 इंच हो जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो शैशवावस्था रहती है 0 से 1 वर्ष की अवस्था में उसके शरीर का, शिशु के शरीर का विकास बहुत तेजी के साथ होता है। अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है, किस तरह का आहार शिशु को दिया जाना चाहिए या उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले यदि हम कैलोरी के बारे में देखें तो शैशवावस्था में शिशु को कैलोरी की आवश्यकता उसके शरीर के वजन के अनुसार होती है और साथ ही साथ उसकी क्रियाशीलता के अनुसार भी कैलोरी की आवश्यकता होती है। 0 to 6 माह का जो शिशु होता है उसको 92 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट कैलोरी की आवश्यकता होती है और 6 से 12 माह का जो शिशु होता है उसको 80 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट आवश्यकता होती है। तो जितना बच्चे का वजन है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसको कैलोरी संबंधी आवश्यकता दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन। तो क्योंकि शैशवावस्था में विकास बहुत तेजी से होता है, शारीरिक विकास भी तेजी से होता है और मानसिक विकास भी तेजी से होता है और इन दोनों विकास के लिए प्रोटीन का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध हो। जो शिशु होता है उसके 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए 2 से 3 ग्राम तक प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट देखें तो शैशवावस्था में कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में लैक्टोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो लैक्टोज होता है शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनको भी उत्पन्न करके यह शिशु के लिए उसके पाचन को और आसान बना देता है। साथ ही साथ ये कैलोरी की पूर्ति भी करता है। यदि हम वसा देखें तो शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह वसा के माध्यम से भी होती है। 1 ग्राम वसा के द्वारा 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि उसे सभी आवश्यक वसी अम्ल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हों। तो वसा में वसी अम्ल के साथ साथ वसा में घुलनशील विटामिन भी जो होते हैं वो शिशु को प्राप्त होते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई और के।
यदि हम विटामिन देखें तो विटामिन ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आप भी जानते हो कि दो तरह के विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। और प्रत्येक विटामिन किसी न किसी रोग का प्रतिरोधक होता है, अर्थात किसी न किसी रोग से बचाता है। अतः शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि उसके आहार में विटामिन पर्याप्त मात्रा में हो। 0 to 6 मंथ तक का तो बच्चा मिल्क पर, मदर मिल्क पर ही ज्यादातर डिपेंडेंट रहता है, तो उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन 6 to 12 मंथ के बाद उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। खनिज लवण यदि हम देखें तो खनिज लवण में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस और आयरन, ये तीन ज्यादा प्रमुख होते हैं, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं हड्डियों और दांतों का विकास करते हैं। यदि बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो उसकी खनिज लवण संबंधी आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन आयरन की जो आवश्यकता है उसकी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो दूध जो है वो आयरन का पुअर सोर्स है। लेकिन आजकल के प्रेगनेंसी में जो केयर होती है उसके कारण जो आयरन की टैबलेट मदर को दी जाती है, उन सब के कारण शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में इतना आयरन डिपॉजिट होता है कि 6 मंथ तक यदि उसको ऊपरी सोर्सेस से आयरन न भी दिया जाए तो उसकी आयरन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। ये ICMR के द्वारा निर्धारित पोषक तत्वों की मात्रा टेबल है कि एक शैशवावस्था के शिशु को कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व दिए जाने चाहिए। और ये शैशवावस्था है, इसको दो भागों में बांटा गया है, 0 to 6 मंथ और 6 to 12 मंथ, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में शिशु का जो वृद्धि और विकास होता है उसकी दर अलग होती है, इसलिए उसकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं वो भी अलग अलग होती है। आप इस टेबल में देख रहे हो कि कैलोरी जो है वह 92 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे है 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए, लेकिन 6 to 12 मंथ में वही कैलोरी जो है 80 कैलोरी पर केजी ऑफ बॉडी वेट है। प्रोटीन यदि हम देखते हैं तो 0 to 6 मंथ में 1.16 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, अर्थात 1 किलोग्राम शरीर के लिए 1.16 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। और यदि शिशु 5 किलो का है या 4 किलो का है या 3 किलो का है, उस हिसाब से ये कैलोरी प्रोटीन की आवश्यकता जो है वह बदल जाएगी। 6 to 12 मंथ के लिए 1.69 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन निर्धारित किया गया है। विटामिन ए जो है रेटिनॉल के फॉर्म में, रेटिनॉल के फॉर्म में मतलब विटामिन ए एज सच फॉर्म में यदि देते हैं, जो कि हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, शिशु को मिल्क से मिलता है, तो उसे 350 माइक्रोग्राम पर डे देना चाहिए, चाहे शिशु 0 to 6 मंथ का हो या 6 to 12 मंथ का हो। कैरोटीन जो है तो 0 to 6 मंथ तक, क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है, ऊपरी आहार नहीं दिया जाता है, इसलिए कैरोटीन के रूप में उसे विटामिन ए नहीं मिलता है, क्योंकि कैरोटीन जो होता है वो वेजिटेबल सोर्सेज से मिलता है। लेकिन 6 to 12 मंथ में उसे यदि कैरोटीन के फॉर्म में हम विटामिन ए दे रहे हैं तो 2800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। थायमीन की जो आवश्यकता है ये उसकी कैलोरी संबंधी आवश्यकता पर निर्भर करती है। थायमीन जो है पर 1000 कैलोरी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। 0 to 6 मंथ के बच्चे को 0.2 मिलीग्राम थायमीन और 6 to 12 मंथ के बच्चे को 0.3 मिलीग्राम थायमीन दिया जाना चाहिए। राइबोफ्लेविन जो है वह 0.3 मिलीग्राम और 0.4 मिलीग्राम तथा नियासिन जो है वह 710 मिलीग्राम और 650 मिलीग्राम दिया जाना चाहिए। विटामिन सी यदि हम देखें तो 25 मिलीग्राम पर डे शिशु को दिया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नवजात शिशु का आहार कैसा होना चाहिए। तो जो नवजात शिशु होता है उसके लिए प्रमुख आहार माता का दूध होता है। माता का दूध उसके लिए सर्वोत्तम आहार है, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उसको मिल जाते हैं, और चाहे प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज लवण हो, ये सभी पोषक तत्व उसमें पर्याप्त मात्रा में होने के साथ साथ इस स्थिति में रहते हैं कि शिशु उनका पाचन और अवशोषण अच्छे से कर सकता है। इसीलिए माता के दूध को शिशु के लिए अमृत के समान माना गया है और माँ को अपने शिशु को अवश्य फीड कराना चाहिए। अब हम देखेंगे स्तनपान कराने का महत्व, कि स्तनपान कराने का क्या महत्व है। तो कई कारण हैं जिसके कारण माता का दूध गाय अन्य जानवरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है बच्चे के लिए। इसमें सबसे पहला आता है कि प्राकृतिक आहार है। माँ को अपने बच्चे का ही दूध पिलाना चाहिए, और इसके पहले से अपन ने देखा इसमें सभी पोषक तत्व शिशु की आवश्यकता के अनुसार होते हैं, इसलिए उसके लिए ज्यादा उचित होता है। दूसरा क्या है, माँ के दूध का पाचन ज्यादा आसानी से होता है। तीसरा है कि इसमें किसी प्रकार का तैयार करने का झंझट नहीं होता है। शिशु को उचित तापक्रम पर
बिना किसी संक्रमण के आसानी से दूध जो होता है वह उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता विद्यमान होती है। कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि शिशु की रोग प्रतिबंधक शक्ति को अर्थात रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए माँ का दूध शिशु को अवश्य ही देना चाहिए। माँ का जो शुरू के 2-3 दिन का, डिलीवरी के बाद के शुरू के जो 2-3 दिन का दूध होता है वो कि कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, वह विशेष रूप जो कि थोड़ा गाढ़े पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है, उसे विशेष रूप से देना चाहिए। पुराने जमाने में उसे नहीं पिलाया जाता था कि यह बेकार दूध है या खराब दूध है, लेकिन वह देना चाहिए क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व बहुत मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ उसमें रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने वाले तत्व जो होते हैं वे काफी मात्रा में होते हैं। इसलिए वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो अवश्य शिशु को देना चाहिए। इसके अलावा जो स्तनपान के लाभ देखें तो स्तनपान कराने से माता को मानसिक तृप्ति मिलती है, शिशु भी संतुष्टि का अनुभव करता है और माँ और शिशु के बीच में एक संबंध, भावनात्मक संबंध बन जाता है। नेक्स्ट है कि स्तनपान कराने से जब बच्चा सक करता है तो सकिंग करने से उसके मुंह के जबड़ों का, गालों की मांसपेशियों का निर्माण होने में सहायता मिलती है तथा दांत भी सही तरह से निकलते हैं। स्तनपान कराने से माता को भी लाभ होता है। गर्भधारण के समय उसके गर्भाशय में जो परिवर्तन आया था और उसकी स्तन की मांसपेशियों में जो परिवर्तन आया था, जो बढ़ गई थी, वे फिर संकुचित होकर के अपने पूर्व आकार को ले लेती हैं। इसके अतिरिक्त माता के दूध में लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि शिशु को आंतों से संबंधित रोगों से लड़ने से की क्षमता प्रदान करता है। जब माताएं शिशु को दुग्धपान कराती हैं या स्तनपान कराती हैं तो यह एक तरह से प्राकृतिक गर्भ निरोधक का कार्य करता है। अर्थात माँ जब तक ब्रेस्ट फीडिंग देगी तब तक वह गर्भ धारण नहीं करेगी। तो एक तरह से प्राकृतिक गर्भ निरोध की तरह यह कार्य करता है। अब है कि दूध यदि पिला रहे हैं तो किस तरह, उसका अंतराल क्या होना चाहिए और कितने समय पिलाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब शिशु रोए बच्चे को दूध पिला दे रहे हैं, उसके लिए शेड्यूल होना चाहिए। तो यदि हम स्वस्थ बच्चे को शेड्यूल देखें तो सुबह प्रातः 6 बजे से प्रारंभ करते हुए रात के 10 बजे तक 4-4 घंटे के अंतराल में दूध पिलाना चाहिए। जैसे कि स्वस्थ बच्चा यदि है तो उसे दिन में 5 बार और यदि कमजोर बच्चा है तो उसे दिन में 6 बार दूध दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो कमजोर बच्चे रहते हैं वह एक बार में पूरी अच्छी तरह से अपना पेट नहीं भर पाते हैं, या कहना चाहिए उतना सक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें थोड़े थोड़े इंटरवल से दिन भर में 6 बार स्तनपान कराना चाहिए। जैसे कि सुबह 6 बजे, दूसरा रात को 8 बजे, दूसरा सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे शाम को, 6 बजे और रात को 9 बजे। जो कमजोर बच्चे हैं ये उनके लिए है, लेकिन जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको दिन में 5 बार भी यदि हम स्तनपान कराएं तो पर्याप्त होता है। फिर है कौन कौन सी स्थितियां हैं जब स्तनपान नहीं कराना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए वरदान है, ये जरूर है, लेकिन फिर भी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जबकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि यदि माँ बहुत कमजोर हो और उसके शरीर में रक्त की कमी हो, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से माँ को एक्स्ट्रा कैलोरी की और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। और यदि वो खुद कमजोर है और ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहेगी तो उसके शरीर की हड्डियों से कैल्शियम निकल के मिल्क में जाता रहेगा, अन्य पोषक तत्व निकल के मिल्क में जाते रहेंगे और उसके शरीर में कमजोरी आती रहेगी तथा खून की कमी भी उसमें देखी जा सकती है। दूसरा है यदि माँ किसी प्रकार के संक्रामक रोग से पीड़ित हो, क्योंकि यदि माँ संक्रमित होगी और ऐसी माँ बच्चे को फीड कराएगी तो हो सकता है कि संक्रमण बच्चे तक पहुंच जाए। माँ के स्तन में फोड़ा हो या कैंसर होने पर, माँ को बहुत लंबे समय से बुखार हो या तीव्र ज्वर हो तो भी नहीं पिलाना चाहिए, या बहुत अधिक क्रोध या मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं पिलाना चाहिए। उसका कारण क्या रहता है कि माँ की मन स्थिति का प्रभाव जब बच्चा फीड करता है तो उसके मन पर भी पड़ता है। यदि माँ तनाव में रहेगी तो बच्चा ठीक मन स्थिति से फीड नहीं कर पाएगा और वह उसके लिए नुकसानदेह होगा। सिफिलिस रोग की अवस्था होने में भी नहीं पिलाना चाहिए। माँ को यदि मिर्गी या पागलपन की बीमारी हो तो नहीं पिलाना चाहिए, या फिर माँ का दूध पर्याप्त न हो, कम मात्रा में दूध हो रहा हो, तो ऐसे समय में ज्यादा अच्छा है कि ऊपरी दूध शिशु को दिया जाए। माँ शारीरिक रूप से कमजोर हो या स्तनपान कराने में असमर्थ हो तब भी उसे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए। अब नेक्स्ट है डकार दिलवाना। ब्रेस्ट फीडिंग कराने तक ही पर्याप्त नहीं होता है, शिशु का भोजन तब कंप्लीट होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद उसको डकार दिलवा दी जाए। क्योंकि जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो
उसके स्तनपान करते समय उसके शरीर में या उसके कहना चाहिए पेट में थोड़ी वायु चली जाती है, जो कि उसके लिए को पेट में दर्द उत्पन्न कर सकती है या उसे अनईजी कर बना सकती है। इसलिए डकार अवश्य दिलवाना चाहिए। डकार दिलवाने के लिए शिशु को कंधे से लगाकर उसकी पीठ को यदि धीरे धीरे थपका जाए तो जो गैस होती है वह बाहर निकल जाती है और शिशु आरामदायक स्थिति में आ जाता है। अब यदि किसी कारण से बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जा रहा है तो फिर उसे ऊपरी दूध दिया जाता है, जिसे कि हम फॉर्मूला फीडिंग के अंतर्गत करते हैं। तो ऊपरी दूध में किसका दूध दिया जाए और किस तरह से तैयार किया जाए, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यदि माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो हम गाय का, भैंस का, बकरी का या डिब्बे का दूध दे सकते हैं, लेकिन इन सभी मिल्क का जो कंपोजिशन होता है वह अलग अलग होता है। उसे माँ के दूध के समान उसका कंपोजिशन लाने के लिए उनका कुछ फॉर्मूला तैयार करना पड़ता है। जैसे कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो भैंस के दूध में फैट बहुत अधिक है। यदि हम उसी रूप में भैंस का दूध शिशु को पिला देंगे तो उसका पाचन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमको कुछ फॉर्मूला तैयार करना पड़ता है कि उसमें कुछ पानी मिलाना पड़ता है। तो किस ढंग से कितनी मात्रा में पानी मिलाना, इसको हम देखेंगे। जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, इसके पहले में आयु दी है शिशु की महीनों में, फिर उसका भार दिया हुआ है। क्योंकि ये जो कितनी मात्रा में पानी मिलाना है, यह विशेषज्ञों का ये मानना है कि शरीर के भार के अनुसार उसमें पानी या दूसरे तत्वों को मिलाया जाना चाहिए। दूध है ऑन्स में, फिर पानी, चीनी और फिर चीनी मिलाने की आवश्यकता इतनी पड़ती है कि जब हम पानी मिला रहे हैं तो उस पर क्या मिठास कम हो जाएगी, लैक्टोज की मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए उसमें अलग से चीनी डालने की आवश्यकता होती है। और दिन भर में कितनी संख्या में उसको फीडिंग दी जाएगी। यदि 1 माह का शिशु है और उसका शरीर भार 3 किलो है तो उसको 10 ऑंस पानी, 10 ऑंस दूध लेना है, 5 ऑंस उसमें पानी मिलाना है और हाफ ऑंस उसमें शक्कर मिलानी है और दिन भर में 6 फीडिंग उसको देनी है। तो इसी तरह से इस टेबल को देख के आप आसानी से समझ सकते हो कि कितनी मात्रा में पानी को मिलाना चाहिए। क्योंकि गाय और दूध, भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, भैंस के दूध में वसा की भी मात्रा अधिक होती है। उसी रूप में हम देंगे तो बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें पानी मिलाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे वीनिंग। वीनिंग या स्तनपान छुड़ाना। वीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है जो कि 6 महीने के बाद या कहना चाहिए 7-8 महीने का शिशु हो जाने के बाद ये क्रिया शुरू कर देनी चाहिए। फिर धीरे धीरे उसका स्तनपान छुड़ा के उसको ऊपरी आहार भी देना चाहिए। तो जब वीनिंग की जो क्रिया होती है, इस समय धीरे धीरे करके स्तनपान को छुड़ाया जाता है और उसके साथ पूरक आहार को उसमें सम्मिलित किया जाता है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि 6 महीने के बाद केवल माँ के दूध पर यदि हम शिशु को रखें तो शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए धीरे धीरे करके, जैसे कि दिन भर में हम 6 फीड मदर मिल्क की दे रहे हैं, जब वीनिंग करेंगे तो 5 फीड कर सकते हैं और 1 फीडिंग हम ऊपरी आहार की कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपरी आहार की फीडिंग करते हैं इसको धीरे धीरे शिशु के आहार में समावेशित करना चाहिए। ये नहीं है कि एकदम से ही उसे तेजी के साथ ऊपरी आहार देना शुरू कर दिया जाए। तो ये जो ऊपरी आहार दिया जाता है इसे ही बोलते हैं सप्लीमेंट्री फूड। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तो उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशु में दूध के अतिरिक्त तरल, अर्ध तरल और कोमल आहार शिशु के आहार में समावेशित किए जाते हैं। इन्हें ही हम पूरक आहार कहते हैं और ये संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होते हैं। पूरक आहार के रूप में हम विभिन्न प्रकार के चीजें, खाद्य पदार्थ शिशु को दे सकते हैं जिनके के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जैसे कि संतरे और टमाटर से विटामिन सी। 6 महीने तक तो मदर मिल्क सफिशिएंट होता है बच्चे के लिए, लेकिन उसके बाद उसके जो दूध होता है वह विटामिन सी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं रहता है। तो उसकी पूर्ति के लिए हम संतरे और टमाटर का रस वगैरह दे सकते हैं। सब्जियों को उबाल कर मैश करके दे सकते हैं तो उसके द्वारा थायमिन और आयरन मिलता है। इसी तरह से जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडे की जर्दी 1-2 चम्मच के रूप में शिशु को दे करके उसमें प्रोटीन, आयरन और थायमिन की प्राप्ति कर सकते हैं। अनाज के रूप में जैसे दलिया है, कॉर्नफ्लेक्स है आदि का को दे करके थायमिन, प्रोटीन और कैलोरी आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। अब यह है किस तरीके से पूरक आहार देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरक आहार एकदम से शुरू कर देते हैं, क्योंकि नए शिशु को उसके साथ एडजस्ट होने में समय लगता है, उसको भी और उसके शरीर के अंगों को भी, उसके पाचन संस्थान को भी।
इसलिए 6 माह पूरा होने के पश्चात पूरक आहार दिया जाता है। जैसे कि 4 से 6 महीने का जो शिशु है उसको तरल पूरक आहार, पहले 4 से 6 महीने का शिशु को तरल पूरक आहार दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि 3 महीने के बाद शिशु को ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल मेडिकल फैसिलिटी के कारण, मेडिकली कहना चाहिए, आयरन अच्छी मात्रा में प्रेग्नेंट वुमेन को मिल जाता है मेडिसिन के फॉर्म में। तो जो बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में 6 मंथ तक आयरन की आवश्यकता पूरी करने का लायक आयरन जमा हो जाता है। इसलिए आजकल जो पूरक आहार ये दिया जाता है वह 6 महीने के बाद ही शुरू किया जाता है, और 6 महीने तक शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब केवल ब्रेस्ट फीडिंग पर ही निर्भर रखा जाता है। तो जो तरल आहार जो दिया जाता है उसमें फलों का रस, सब्जियों का सूप, दाल का पानी आदि दे सकते हैं। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है शिशु, 8 महीने का हो जाता है, तो अर्ध ठोस पदार्थ के रूप में उसको दिया जा सकता है। इसमें दलिया, सूजी की खीर, मसले हुए आलू, जो नरम फल होते हैं जैसे केला और पपीता, उनको मैश करके, या जो जैसे अनन्नास या सेब आदि हैं जो थोड़े हार्ड फल होते हैं, उनमें थोड़ा सा पानी और चीनी मिला करके उनको हल्का कुक करके दिया जा सकता है। 6 माह के पश्चात उसको गाढ़े ठोस पदार्थ दिए जा सकते हैं। इस समय तक शिशु के दांत निकलने लगते हैं, वह दांतों में इरिटेशन महसूस करता है और कड़ी चीजों को खाना पसंद करता है। ऐसे समय में यदि उसको बिस्कुट, टोस्ट, फल आदि देंगे तो वह उनको चबाने में उसे अच्छा महसूस करेगा और आसानी से लेगा। 1 वर्ष के शिशु जो होता है वह सभी प्रकार के ठोस आहार ले सकता है, दाल, चावल, सब्जी आदि वह ले सकता है। लेकिन उसका जो आहार है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपरली कुक्ड हो, हाइजीनिक ढंग से उसको दिया जा रहा हो, और साथ ही साथ स्पाइसी ना हो, उसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ना हो। अब है स्तनपान छुड़ाने के पश्चात शिशु को आहार देते समय, या कहना चाहिए पूरक आहार देते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि शिशु को प्रतिदिन एक सा भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि प्रतिदिन एक सा भोजन दोगे तो शिशु जो है उसको लेना नहीं चाहेगा। और जब भी कोई नया आहार उसके आहार में शामिल किया जाए तो उसकी मात्रा बहुत थोड़ी रखना चाहिए। शुरू में उसको चौथाई चम्मच, आधी चम्मच, 1 चम्मच ऐसा लेना चाहिए। जब वो उसको लेने पसंद करने लगे तो धीरे धीरे ये मात्रा जो होती है वो उसको बढ़ाई जा सकती है। और यदि शिशु ये नए आहार को नहीं ले रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तथा एक आहार पे रुचि हो जाने के पश्चात ही दूसरा आहार उसकी डाइट में शामिल करना चाहिए। एक साथ कई आहारों को एक साथ उसके आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अलग अलग खाद्य पदार्थ की तुलना में मिश्रित आहार के रूप में यदि आहार उसके आहार में सम्मिलित किया जाए, जैसे कि खिचड़ी, रवा, खीर, दूध, दलिया, सूप आदि, तो ज्यादा अच्छा होता है। फिर है बहुत सारे खाद्य पदार्थ एक साथ सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उसके आहार में तरल पदार्थ और पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मिर्च, मसाले और वसा नहीं होना चाहिए। 2 आहार के बीच में शिशु को फलों और सब्जियों का तो हम दे सकते हैं, और एक निर्धारित समय पर ही, सबसे ध्यान रखने योग्य बात है कि शेड्यूल के अनुसार निर्धारित समय पर ही शिशु को आहार देना चाहिए। शेड्यूल के आहार देना चाहिए मतलब बहुत रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि हमको 8 बजे देना है मतलब 8 बजे, 9 बजे देना है मतलब 9 बजे, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन हो सकता है। शिशु की जो मूड है, शिशु की जो आवश्यकता है, उसको भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, शिशु खा रहा हो या ना खा रहा हो, लेना चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, जबरदस्ती उसको खिलाती हैं। ये स्थिति सही नहीं है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ को शिशु को लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए, मतलब इसके सामने हम खा रहे हैं और उसको दे रहे हैं, केवल जबरदस्ती उस पदार्थ को आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भोजन के साथ साथ शिशु को अच्छी आदत का भी विश्वास करना चाहिए, जैसे कि उन्हें उसे स्वयं खाने के लिए प्रेरित करना है, खाना खाने के बाद और पहले हाथ और मुंह को साफ करना है। इस तरह की आदतें इसमें डाली जा सकती हैं। धन्यवाद।